टेलीफोन की घंटी बजते ही श्लोक और साक्षी की नींद उचट गई। श्लोक ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। उधर की बात सुनते ही उसके मुंह से घबराहट भरा शब्द निकला, क्या? साक्षी चौंक कर उसका चेहरा देखने लगी, साथ ही उसके चेहरे पर उभरे भाव को पढ़ने और टेलीफोन की बातें सुनने की भी कोशिश करने लगी। कुछ पल बाद श्लोक रिसीवर क्रेडिल पर रखते हुए बोला, वरुण का फ़ोन था। सैंडी बहुत सीरियस है, हमें तुरंत ग्वालियर चलना होगा। क्या हुआ उसे? नेहा कैसी है? अभी तक तो वो ठीक ठाक है, पर अगर भगवान न करे ऐसा कुछ हो, सैंडी को कुछ हो गया तो तुम समझ सकती हो कि नेहा की स्थिति क्या होगी। ऐसी स्थिति में उसके परिवार में एक अजीब संकट उत्पन्न हो जाएगा। नेहा का एक ही बेटा है, सैंडी, और वो ऑपरेशन भी करा चुकी है। भगवान न करे ऐसा कुछ हो। साक्षी ने पास लेटे रवि को देखा। उसके हृदय में रवि के प्रति असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई और उसने रवि को अपने सीने से भींच लिया। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। श्लोक कंबल से बाहर निकलने लगा। हालांकि रवि के प्रति एक पल के लिए उसके हृदय में भी असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई थी, जिसे उसने झटक दिया था। ट्रेन में बैठते ही साक्षी ने अपने हृदय में उठ रही भावना को श्लोक के समक्ष व्यक्त किया। अगर सैंडी को कुछ हो गया तो वे हमसे रवि को तो नहीं मांगेंगे ना। रवि पर अब उनका कैसा अधिकार? रवि तो अब हमारा बेटा है। श्लोक ने मानो साक्षी को सांत्वना दी, पर साक्षी को उसके शब्दों से संतोष नहीं हुआ। ट्रेन चलते ही साक्षी धीरे धीरे अपने वर्तमान से दूर अतीत की ओर जाने लगी। अतीत के दृश्य उसकी आंखों के समक्ष सजीव होने लगे। लगभग 7 साल पहले साक्षी की शादी श्लोक से अपने ही शहर बनारस में हुई थी। साक्षी और श्लोक दोनों को ही बच्चों से बेहद लगाव था, इसलिए वे बच्चे के लिए बहुत उत्सुक थे। पर शादी के 2 साल बाद भी जब साक्षी गर्भवती नहीं हुई, तब दोनों ने डॉक्टर से चेकअप करवाया। जांच के दौरान पता चला कि साक्षी का गर्भाशय बिल्कुल अविकसित है और उसमें कुछ ऐसी कमियां भी हैं जो आज के विज्ञान के युग में भी दूर नहीं होगी, अर्थात साक्षी बच्चे को जन्म नहीं दे सकेगी। साक्षी पर इसका ज़बरदस्त आघात हुआ। वो स्वयं को अधूरी औरत मानकर गुमसुम रहने लगी। अब तो वो जब भी किसी मासूम बच्चे को देखती, उसके कोमल हृदय से दर्द का गुबार फूट पड़ता, जो आंखों के रास्ते आंसू बनकर बहने लगता। हालांकि ये जानने के बाद भी कि साक्षी कभी मां नहीं बन सकेगी, श्लोक और उसके माता पिता ने साक्षी को कभी उपेक्षित नहीं किया, बल्कि जब कभी साक्षी अधिक दुखी हो जाती तब वे ही उसे समझाते। साक्षी, तुम खुद कसूरवार क्यों समझती हो? प्रकृति ने ही तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम इस स्थिति के लिए दोषी नहीं हो। ऐसे वक्त पर साक्षी श्लोक व माँ की गोद में सिर रखकर सुबक पड़ती, पर मैं तो स्वयं को ही दोषी समझती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी बंजर धरती हूँ जो इस सोने आंगन में खुशियों का एक भी फूल नहीं खिला सकती। श्लोक भी दिन ब दिन गंभीर होती जा रही साक्षी की स्थिति से चिंतित रहने लगा था। वो साक्षी से बेहद प्यार करता था। साक्षी उसके जीवन में खुशियों की बहार बनकर आई थी। श्लोक ने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उसके जीवन में ऐसी जीवन संगिनी आएगी जो उसके जीवन के हर अंग में प्यार और खुशियों का रंग भर देगी। शादी के चंद दिनों बाद से ही साक्षी ने अपने आचरण से सबका मन मोह लिया था। अब साक्षी के बगैर तो श्लोक जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब साक्षी मुरझाए हुए फूल की भांति होती जा रही थी। एक रात जब श्लोक की नींद टूटी तो वो ये देखकर चौंक गया कि साक्षी शून्य में निहारे जा रही थी और उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। साक्षी, तुम अभी तक जाग रही हो? श्लोक ने उसे टोका तो वो चौंक गई। यूं ही नींद खुल गई थी, उसने कहा। श्लोक ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचा, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, साक्षी, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों अपने आप को मार डालने पर तुली हुई हो? आखिर जब हमने तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं की तो फिर तुम क्यों चिंता में दिन रात खुली जा रही हो? आप सब हमसे कोई शिकायत नहीं करते, ये आप सबकी महानता है। पर क्या मैं आप सबका दर्द नहीं समझती? क्या आप बाप नहीं बनना चाहते? क्या माँ जी बाबू जी नहीं चाहते कि उनके भी पोती पोतियाँ हों जो उन्हें दादा दादी कहें? साक्षी सिसकने लगी। जो उनकी गोद में खेले, जिनकी किलकारियों से इस घर का सोना आंगन गूंज उठे। श्लोक उसके आंसुओं को पोंछने लगा। इंसान बहुत कुछ चाहता है साक्षी, पर यह ज़रूरी नहीं कि हर इंसान की हर चाहत पूरी हो ही जाए। खुद पर काबू रखो। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बच्चों के बगैर भी जी लेते हैं, पर आखिर आपका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, एक बात कह रही हूँ, आप मेरा मुंह छोड़ दीजिए और आप दूसरी शादी कर। श्लोक ने उसके होठों पर उंगली रख दी। खबरदार, जो आज के बाद मेरी दूसरी शादी की बात निकाली तो मैं तुम्हारे बगैर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता।
श्लोक ने उसे अपने सीने से लगा लिया। सिसकती हुई साक्षी भी उसमें समाती चली गई। इसी तरह 1 साल और गुजर गया। फिर साक्षी की छोटी बहन नेहा की शादी ग्वालियर में वरुण से हो गई। शादी के 3 महीने बाद ही नेहा गर्भवती हो गई। नेहा अति आधुनिक विचारों वाली युवती थी। वो जीवन को बिल्कुल मौज मस्ती के नज़रिए से देखती थी। वो 3-4 सालों तक खूब मौज मस्ती, आराम और देश विदेश के सैर सपाटे सिर्फ और सिर्फ अपने पति वरुण के साथ करना चाहती थी। अर्थात वो अपने और वरुण के बीच अभी बच्चा नहीं चाहती थी। इसलिए असावधानीवश गर्भवती हो चुकी नेहा ने गर्भपात कराने का फैसला किया। गर्भपात के लिए वरुण भी राजी हो गया था। ये बात नेहा ने बातों बातों में फ़ोन पर अपनी दीदी साक्षी को बता दी। साक्षी ने नेहा को ऐसा करने से तुरंत मना कर दिया और भागी भागी नेहा के पास पहुंची। नेहा, अगर तू अभी बच्चा नहीं चाहती तो ना सही, पर उसे मार मत, उसे मुझे दे दे। लेकिन दीदी, नेहा घबरा सी गई। अपनी इस अभागिन दीदी पर दया कर मेरी बहन। साक्षी का स्वर भर्रा गया। मैं तुम्हारी भावनाएं समझती हूँ। अभी तुमने चंद दिनों तक ही अपने वैवाहिक जीवन का सुख पाया है, पर अपनी दीदी की खुशियों के लिए अपने जीवन के इन अनमोल क्षणों को 9 महीने के लिए मुझे सौंप दे नेहा। अपना बच्चा मुझे दे दे, मेरी सूनी गोद भर दे। साक्षी अपना आंचल फैलाकर रो पड़ी। मेरे सूने आंचल में खुशियों की भीख डाल दे मेरी बहन। मैं तेरा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। मैं तेरे बच्चे को अपने कलेजे के टुकड़े की तरह रखूंगी। नेहा ने कुछ दूरी पर खड़े अपने पति वरुण को प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। वरुण ने सहमति में सिर हिला दिया। फिर नेहा ने अपने गर्भवती होने के 9 महीने बाद एक नन्हे मुन्ने सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, जिसे साक्षी कुछ दिनों बाद अपने साथ ले गई। श्लोक व उसके माता पिता ने उस बच्चे को सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर तो उनके सूने घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी। उसे प्यार से सभी रवि पुकारने लगे। रवि को जन्म देने के 2 साल बाद नेहा पुनः गर्भवती हो गई। वैसे तो नेहा अभी 1-2 साल और बच्चा नहीं चाहती थी, पर वरुण के माता पिता के दबाव के आगे उसे झुकना पड़ा। फिर उसने सैंडी को जन्म दिया। सैंडी का जन्म ऑपरेशन से हुआ था। ऐन वक्त पर नेहा और वरुण ने आपस में परामर्श किया और नेहा ने ऑपरेशन करा लिया। इस बारे में बाद में जब वरुण के माता पिता को पता चला तो उन्होंने इस पर सख्त आपत्ति प्रकट की, पर अब हो भी क्या सकता था। साक्षी ने भी नेहा और वरुण द्वारा जल्दबाजी में उठाए गए इस कदम पर दुख व्यक्त किया था। कुछ महीने बाद जब सैंडी को निमोनिया हो गया, तब नेहा और वरुण को भी अपने निर्णय पर अफसोस होने लगा। ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी तो साक्षी अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। कुछ घंटों के सफ़र के बाद जब वो नेहा के बंगले पर पहुंचे, तब बाहर खड़े कुछ लोगों के आंसू भरे चेहरे और अंदर से दिल दहला देने वाली नेहा के रुदन से वे सब कुछ समझ गए। साक्षी रवि को श्लोक के हाथों में थमाकर अंदर भागी। नेहा पागल सी हो गई थी। नेहा के माता पिता व वरुण उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। साक्षी को करीब देखकर वो उससे लिपट गई। दोनों बहनें विलाप करने लगी। श्लोक उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। साक्षी खुद पर काबू रखकर नेहा को सांत्वना देने लगी। तभी नेहा की दृष्टि रवि पर गई तो एक पल के लिए उसके आंसू थम गए। उसने श्लोक की गोद से रवि को झपट लिया और उसे चूमते हुए पुनः रोने लगी। साक्षी अपलक उन्हें देखती रही। अचानक रवि रोने लगा। वरुण ने रवि को उससे ले लेना चाहा, पर नेहा ने मना कर दिया और उसे चुप कराने लगी। धीरे धीरे रवि चुप हो गया। श्लोक और साक्षी की नज़रें मिली और फिर चुप गई। वक्त गुजरने लगा। नेहा धीरे धीरे सामान्य होने लगी। अब रवि ज़्यादातर नेहा के पास ही रहता। वो नेहा को पहचानने लगा था। श्लोक, साक्षी और रवि को कुछ दिनों के लिए नेहा के पास छोड़कर अपने घर चला गया था। इस दौरान घर में हर आने जाने और रहने वाला रवि के संबंध में ये जिक्र ज़रूर करता कि रवि नेहा का ही बेटा है। इस तरह की बातें सुन सुनकर साक्षी का दिल ज़ोरों से धड़कने लगता और उसे घबराहट होने लगती। एक दिन श्लोक का फ़ोन आया। उससे बात करने के बाद जब साक्षी पलटी, पास खड़ी नेहा ने उसे प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। कल वो मुझे ले जाने के लिए आ रहे हैं, साक्षी ने कहा तो नेहा उदास हो गई और बिस्तर पर सो रहे रवि को देखने लगी। एक बात कहूँ दीदी, तुम रवि को कुछ दिनों के लिए मेरे पास छोड़ सकती हो क्या? साक्षी बस उसे निरंतर देखती रही। कुछ दिन रवि के सहारे स्वयं को भुलाने की कोशिश करूँगी, फिर उसे तुम्हारे पास स्वयं पहुँचा दूँगी। मैं इसके लिए जिद नहीं करूँगी। रवि पर तुम्हारा ही अधिकार है। ऐसी बात नहीं है मैं इसे छोड़ जाऊँगी, साक्षी ने किसी तरह कह तो दिया, पर उसके मन में रवि के प्रति असुरक्षा की भावना बरबस ही प्रबल होने लगी थी। अगले दिन श्लोक आ गया। साक्षी ने जब उसे नेहा की इच्छा से अवगत कराया, तब वो भी सोच में पड़ गया। ऐसी स्थिति में इनकार करना भी ठीक नहीं होगा। वो सिर्फ इतना ही कह सका,
श्लोक उसी दिन लौट जाना चाहता था, पर नेहा ने एक दिन के लिए उसे रोक लिया। रात के 10 बज चुके थे, पर वरुण अभी तक घर नहीं लौटा था। वो किसी काम से बाहर गया हुआ था। श्लोक व साक्षी नेहा के कमरे में बैठे उससे बातें कर रहे थे और वरुण के आने की प्रतीक्षा भी। घर के लगभग सभी सदस्य सो चुके थे। उसी समय पास वाले कमरे से वरुण की माँ की आवाज़ सुनाई दी। आजकल के लड़के लड़कियाँ बगैर लगाम के हो गए हैं। जो मर्जी में आता है वही करते हैं। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। दोनों बहुत मॉडर्न बन रहे थे। लो अब भुगतो ज़्यादा मॉडर्न बनने का नतीजा। दुष्ट लड़की कहा करती थी कि पहला बच्चा अभी नहीं और दूसरा बच्चा कभी नहीं। ज़्यादा चालाक बनने का यही नतीजा होता है। ये वरुण के पिताजी की आवाज़ थी। अरे इनकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, माँ कह रही थी। पहला बच्चा पैदा करके बगैर हमसे कहे सुने अपनी बांझ बहन को दे दिया और अब खुद ही बांझ हो गई। श्लोक, साक्षी व नेहा की नज़रें मिली और फिर छुप गई। मैंने तो सुबह वरुण से साफ साफ कह दिया था कि यदि अपनी मॉडर्न बीवी को घर में रखना है तो वो अपनी दीदी से हमेशा के लिए अपना बेटा मांग ले, वरना उसे इस घर से हमेशा के लिए जाना होगा और तुझे दूसरी शादी करनी होगी। माँ चिल्ला रही थी। मैंने भी वरुण से साफ साफ कह दिया है कि यदि अब की उसने अपनी बीवी का पक्ष लिया और हमारी बात नहीं मानी तो मैं उसे अपनी सारी संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। बहुत देर से थमा नेहा के आंसुओं का बांध टूट गया। साक्षी ने उसे दिलासा दिया तो वो उसकी गोद में सिर रखकर सिसकने लगी। दीदी, हम दोनों के साथ कितनी अजीब बातें जुड़ी हुई हैं। तुम चाहकर भी किसी बच्चे को जन्म न दे सकी और मैंने ना चाहते हुए भी पहली बार तुम्हारे लिए और दूसरी बार अपने सास ससुर के लिए समय से पहले बच्चे को जन्म दिया, पर वो हमसे हमेशा के लिए रूठ गया। और अब स्थिति ये है कि मैं चाहकर भी माँ नहीं बन सकती, जबकि बच्चा ही अब मेरे सुखद भविष्य की गारंटी है। इसके बिना पता नहीं मेरा क्या होगा। दीदी, तुम माँ नहीं बन सकी, तुम्हें यही एकमात्र दर्द था। तुम्हारे पति व सास ससुर भी तुम्हारे साथ थे। वे तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं और समझते रहेंगे, क्योंकि वे महान हैं। पर मेरा भाग्य इन विशेषताओं से वंचित है। पर उनका व्यवहार भी सैंडी के जाने के बाद बदला बदला सा लग रहा है। वे मेरे लाख पक्षधर सही, पर अपने माँ बाप से डरते भी हैं। शायद तभी आज वे भी तुमसे रवि को मांग लेने को कह रहे थे। पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कैसे तुम्हारी गोद को सूनी कर दूँ? सूनी गोद का दर्द क्या होता है ये मैंने अभी तो जाना है। साक्षी की मनोस्थिति अजीब होती जा रही थी। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे क्या न कहे। कुछ देर बाद जब वरुण आ गया तब साक्षी रवि को लेकर श्लोक के साथ अपने कमरे में आ गई। काफ़ी देर तक दोनों बिस्तर पर लेटे शून्य में निहारते रहे। फिर श्लोक ने कहा, क्या सोच रही हो साक्षी? हमें रवि को नेहा के हवाले कर ही देना चाहिए। कैसे कर देना चाहिए? बहुत देर से थमा साक्षी के आंसुओं का बांध भी टूट गया। मैंने उसे लेकर क्या क्या सपने देखे हैं। अरे अब मांगना ही था तो क्यों दिया था? तुम्हारी सोनी गोद भरते वक्त उस बेचारे को क्या पता था कि उसकी ही गोद सोनी हो जाएगी। आज उसका जीवन एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहाँ से एक रास्ता उसके अंधकार में भविष्य की ओर जाता है तो दूसरे रास्ते में रवि एक उम्मीद की किरण बनकर दिख रहा है। यदि ये किरण उससे दूर हो गई तो हो सकता है कि आने वाले कल में उसे तलाक दे दिया जाए। फिर उसका क्या होगा? वैसे भी बंजर धरती को कौन पूछता है। कुछ पल के लिए रुककर उसने दोबारा कहा, ज़रा इस बात पर भी गौर करो साक्षी कि कल को बड़े होने के बाद जब रवि को ये पता चलेगा कि यदि तुम उसे उसकी माँ नेहा को सौंप देती तो उसे जन्म देने वाली उसकी माँ का जीवन बर्बाद होने से बच जाता। ऐसी स्थिति में क्या तुम्हारे प्रति उसका सम्मान कम न हो जाएगा? उसने तुम्हारे लिए अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में सींच कर तुम्हारी सोनी गोद भरी थी। आज वक्त का तकाजा कह रहा है कि तुम उसी के बेटे से उसकी सोनी गोद भर दो। वैसे भी तुम उसकी बड़ी बहन हो और बड़ी बहन माँ जैसी होती है। साक्षी पास लेटे रवि को आंसू भरी नज़रों से निहारती रही। फिर बोली, माँ जी, बाबूजी ने इस निर्णय का विरोध किया तो वे असाधारण व्यक्ति के स्वामी हैं साक्षी। हमारे फैसले का वे खुले दिल से स्वागत करेंगे। तुम्हारे इस निर्णय से उन्हें तुम पर गर्व होगा। सिसकती हुई साक्षी कोई जवाब देने की बजाय रवि को अपने सीने में इस प्रकार छिपाने लगी मानो कोई उसे छीन लेगा। सुबह वरुण व नेहा के साथ श्लोक व साक्षी स्टेशन के लिए रवाना हो गए। ट्रेन ने जब सीटी दी तब साक्षी श्लोक की बाहों से रवि को लेकर बुरी तरह चूमने और बिलखने लगी। नेहा मेरी बहन, तेरी अमानत मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरे हवाले कर रही हूँ। इसे संभाल कर रखना। साक्षी ने रवि और उसके सामान से भरे बैग को नेहा के हवाले किया और लगभग दौड़ती हुई चल चुकी ट्रेन में चढ़ गई। उसके पीछे श्लोक भी ट्रेन में चढ़ गया। सीट पर बैठते ही साक्षी पुनः फपक उठी। श्लोक उसके आंसुओं को पोंछने लगा, पर उसकी आंखें भी छलक पड़ी थी।